मैं 30 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। पति की मौत के बाद मैं घर पर अकेली ही रहती थी। अपनी उम्र के हिसाब से मैंने अपना फिगर काफी मेंटेन किया हुआ था। एक दिन सुबह से बारिश हो रही थी। तभी एक कुरियर वाला मेरे दरवाजे पर आ गया। वह 22 साल का एक नौजवान लड़का था। बारिश की वजह से वह काफी भीग गया था, इसीलिए मैंने उसे अंदर बुला लिया। हम दोनों आपस में बातें करने लगे। तभी मैंने नोटिस किया कि वह मेरे खूबसूरत जिस्म को ही घूर रहा है। जब मैं उसके लिए चाय बनाने जाने लगी तभी उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और फिर हम दोनों ने हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महिमा है। पति की मौत के बाद मैं अकेले घर पर रहती थी। मैं 30 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी। 30 साल की विधवा होते हुए भी मैंने अपने बदन को काफी मेंटेन किया हुआ था। एक दिन सुबह उठकर मैं रसोई घर में चाय बना ही रही थी कि तभी हल्की हल्की सी बारिश होने लगी। मैंने चाय के साथ गरम गरम पकोड़े भी तल दिए। इसके बाद तौलिया और नहाने के बाद पहनने वाले अंदरूनी कपड़े बाथरूम में रख दिए। चाय बनाने के बाद मैंने खिड़की बंद कर दी और टीवी की आवाज तेज कर दी। मैं डांस करने लगी और मस्ती में खुद को दीवार पर लगे बड़े आईने में देखने लगी। मैंने काले रंग की एक नाइटी पहनी हुई थी जिसमें मैं बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं मस्ती में डांस कर ही रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने टीवी की आवाज कम कर दी और एक दुपट्टा सिर पर रख लिया। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कुरियर वाला खड़ा था। वह 22 साल का एक जवान लड़का था जिसका बदन काफी सुडौल था। वह पहले तो मुझे काफी देर तक देखता रहा और फिर बोला, मैडम महिमा के नाम से आपका पार्सल आया है। मुझको तुरंत याद आया कि मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने लिए एक सूट बुक किया था। मैं बोली, हाँ, मेरा ही नाम ही महिमा है। लड़के ने मेरा कुरियर मुझे थमा दिया और साइन करने के लिए मुझे पेन दिया। पेन देते समय उसके हाथ मेरी उंगलियों को छू गए थे। मैंने एक नजर उसकी ओर देखा और दस्तखत कर दिए। मैंने उसे 1500 रुपए दिए तो लड़के ने 200 रुपए वापस कर दिए और बोला 200 का डिस्काउंट चल रहा है। मैंने उस लड़के को बड़े ही ध्यान से देखा जिसने आज के बेईमानी के जमाने में भी ईमानदारी से सच कहा और 200 रुपए वापस कर दिए। थोड़ी देर बाद वह लड़का बोला, मैडम थोड़ा पानी मिलेगा। मैंने पूरा दरवाजा खोला और बोली, तुम तो काफी भीग गए हो, अंदर आ जाओ। वह अंदर आ गया। मैंने अपना सूट अलमारी में रखा और रसोई घर में पानी लेने चली गई। अब मैंने अपनी छाती से दुपट्टे को अलग कर दिया था। कुछ देर बाद मैंने लड़के को पानी दिया। पानी देते समय जैसे ही मैं थोड़ा झुकी, लड़के की नजर मेरे उभार पर जा टकराई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पानी पीते पीते वह लड़का नजर बचाकर मेरे उभारों को देख रहा था कि अचानक उसने छींक दिया। मैं बोली, तुम्हें तो सर्दी लग गई है। अभी बारिश भी तेज है। अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो। तुम्हारे कपड़े भी काफी भीग गए हैं। चाहो तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो।
वह लड़का बाथरूम में चला गया। उसने दरवाजा बंद करके लाइट जलाई। वहां मेरा नहाने का तौलिया और अंदरूनी कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। लड़के ने अपनी कमीज निकालकर उस तौलिए को पहले चुमा और फिर उसी से अपने बदन को पोंछा। उसने मेरे अंदरूनी कपड़ों को अपने हाथ में लिया ही था कि तभी बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने मेरे कपड़ों को वहीं पर रख दिया और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगा और बोला, क्या हो गया मैडम? मैंने उसको काले रंग का कुर्ता दिया और बोली, यह लो, इसे पहन लेना। लड़के ने वह कुर्ता पहन लिया और अपनी कमीज सूखने के लिए डाल दी। लड़के ने बाथरूम में बहुत समय लगाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर से वह कर क्या रहा है। काफी देर बाद वह नहा के निकला और बेडरूम में जाकर टीवी देखने लगा। मैं रसोई घर से चाय और पकोड़े ले आई और उससे पूछने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का बोला, मैडम मेरा नाम आर्यन है। मैं 1 साल से कुरियर डिलीवरी का काम कर रहा हूँ, पर पहली बार आप जितनी नेक औरत मिली है जिसने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। फिर वह बोला, आप यहाँ अकेली रहती है या आपके साथ कोई और भी रहता है? मैंने कहा, मैं अकेली ही रहती हूँ। कुछ सालों पहले मेरे पति की मौत हो गई थी। इस दुनिया में मेरा उनके अलावा और कोई नहीं था। तब से मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। वो बोला। सुनकर बहुत बुरा लगा। पर आपके पति की मौत कैसे हुई थी? मैंने कहा, एक कार दुर्घटना में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और इतना कहते कहते मैं रोने लग गई। आर्यन ने मेरा दुख बांटने की कोशिश की और अपने बारे में बताया कि उसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है और वह इस शहर में पिछले 1 साल से रह रहा है। वो यहाँ एक अच्छी नौकरी की तलाश में आया था, पर जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने एक कुरियर कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। वह बहुत ही मासूमियत से मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बता रहा था और मुझे भी अपना दुख बांटने का मौका मिला था। आज इतने दिनों बाद मुझे किसी से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। आर्यन एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। हम दोनों को बात करते करते कब 1 घंटा हो गया हमें कुछ पता ही नहीं चला। मैं अपनी शादी का एल्बम उठा लाई और आर्यन को अपनी शादी की तस्वीरें दिखाने लगी। आर्यन बोला, सच कहूं तो तब आप किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और अब क्या, अब मैं अप्सरा नहीं लगती? बस इतना बोलकर मैं मुस्कुराते हुए खाली प्लेट और कप लेकर रसोई घर में चली गई। मैंने आर्यन से कहा, तुम यहीं बैठो, तब तक मैं नहा के आती हूँ। मैं नहाने की तैयारी कर रही थी और मैं यह भी नोटिस कर रही थी कि आर्यन सिर्फ और सिर्फ मेरी खूबसूरती ही निहार रहा है। मैं नहाने के लिए जा रही थी कि तभी वापस बेडरूम में आ गई। मुझे देखकर आर्यन हैरान रह गया। मैंने पूछा, तो बताओ कैसी लगी मेरी शादी की एल्बम? आर्यन बोला, बहुत खूबसूरत। वह मेरे गले के नीचे देख रहा था और बड़ी ही मद्दोश सी आवाज में बोला, वैसे आप अभी भी कुछ कम नहीं है। आप अगर चाहो तो किसी का भी मन मोह सकती हो। यह सुनकर मैं एक खास अदा में मुस्कुरा दी।
मैं नहाने चली गई और कुछ देर बाद मैंने बाथरूम से आवाज दी, आर्यन मैं अपना तौलिया लेना भूल गई हूँ, प्लीज तौलिया दे दो मुझे। आर्यन आया और मुझे मेरी तौलिया पकड़ा दी, पर उसने मेरे साथ कोई हरकत नहीं की। मैं चाहती तो थी कि वह थोड़ी सी छेड़खानी करे, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कुछ देर बाद मैं नहाकर बाहर आई। मैंने काले रंग का लहंगा और काले रंग की चोली पहनी हुई थी। छाती पर दुपट्टा था और सिर पर तौलिया बंधा हुआ था। आर्यन मुझको देखकर भी अनजान बना टीवी देख रहा था। मैं आईने के सामने खड़ी थी। मैंने अपने पूरे बाल खोल दिए। मेरे धुले मुलायम गीले खुले हुए बाल मेरी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। आर्यन के मन में आया कि वह चुपके से उठकर मेरी कमर पकड़कर उसे पूरी तरह दबा दे। तभी मैंने आर्यन की तरफ देखा। इससे आर्यन घबरा गया और अपनी चोर नजरों को टीवी पर लगा दिया। कुछ देर बाद मैं आर्यन के पास आकर बैठ गई और उससे बात करने लगी। बीच बीच में आर्यन का हाथ मेरे हाथ को छू भी जाता था, पर मैंने बुरा नहीं माना। पर इससे आर्यन की हिम्मत बढ़ रही थी और अब वह जानबूझकर मेरे हाथ को छूने लगा। इसी तरह दोपहर के 1 बज गए और बारिश धीमी हो गई थी। मैंने दोपहर का खाना बनाया और हम दोनों खाना खाने लगे। आर्यन ने पूछा, आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? आप तो अभी जवान है और वैसे भी कोई पागल ही होगा जो आपसे शादी करने के लिए मना करेगा। मैं बोली, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आर्यन बोला, माँ तो कई बार जिद करती है शादी के लिए, पर मैं ही टाल देता हूँ। मैं उनसे कह देता हूँ कि अभी तक मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई है। जब पसंद आएगी तो कर लूंगा। मैंने पूछा, तो कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? वो बोला, वही जो आपकी तरह समझदार हो, घरेलू काम जानती हो, जो मुझे रोज गरम गरम चाय और बिल्कुल आप जैसे पकोड़े बनाकर खिला सके। मैं उसका भाव समझते हुए बोली, पर आर्यन मैं तो तुमसे 8 साल बड़ी हूं और विधवा भी हूं। आर्यन बोला, तो क्या हुआ? आपके पति की मौत एक हादसे में हुई थी, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि आप जिंदगी भर अकेली रहो। आपको भी खुश रहने का हक है और मैं आपको खुश रखूंगा। मैं अपनी चिंता जाहिर करते हुए पूछा, पर क्या तुम्हारे माता पिता मानेंगे? तुम एक जवान लड़के हो। अगर तुम एक विधवा से शादी करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे माता पिता तुमसे बात करना बंद कर दें। आर्यन मुझे समझाते हुए बोला, अरे शादी मुझे करनी है या मेरे मम्मी पापा को तुमने वह कहावत नहीं सुनी कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? शाम के 4 बज चुके थे। तभी आर्यन के फोन पर एक कॉल आया। उसकी मम्मी ने फोन किया था। वह बात करने के लिए रसोई घर में चला गया। मैं दीवार से कान लगाए आर्यन की सारी बातें सुन रही थी। आर्यन ने भांप लिया था कि मैं पास में ही हूं। तभी आर्यन बोला, नहीं मम्मी, अब आपको कोई लड़की देखने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा।
यह सुनकर मैं शर्मा गई और नजरें बचाकर आर्यन को देखने लगी। इसके बाद आर्यन ने फोन काट दिया और मैं पीछे से आकर उससे लिपट गई। आर्यन ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और तभी बारिश दोबारा शुरू हो गई। मैंने आर्यन को रोका। मैं बोली, अगर बुरा ना मानो तो आज यहीं रुक जाओ। आर्यन का भी मन कर रहा था मेरे साथ पूरी रात रुकने का। मैंने कहा, मैं रसोई घर में सो जाती हूँ, तुम यहीं बेडरूम में सो जाओ। वो बोला, अरे ऐसे कैसे, यह घर तुम्हारा है, तुम बेडरूम में सो जाओ, मैं किचन में सो जाऊंगा और वैसे भी मुझे ज्यादा आराम की आदत नहीं है। मैंने कहा, हाँ अभी यह घर तुम्हारा नहीं है, पर शादी के बाद तो तुम्हारा भी हो जाएगा। यह सुनकर आर्यन ने मुझे गले से लगा लिया और मेरे गालों पर एक जोरदार किस जड़ दिया। उसने मेरे शरीर से दुपट्टा अलग कर दिया। मैं भी आर्यन से पूरी तरह लिपट गई। वह मुझको चूमने लगा और फिर हम एक दूसरे में समा गए। मैंने अपना सब कुछ आर्यन को समर्पित कर दिया था क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरा जीवन निभाने वाले थे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।